हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, क्लास 9th का सोशल साइंस का सेकंड चैप्टर। इसके पहले हमने पढ़ा था फ्रांस की क्रांति, है ना। फ्रांस में किस तरह से नई विचारधारा ने जन्म लिया। पहले वहां पर जो रूढ़िवादी थे वो राज करते थे, राजा राज करते थे, और जो वहां का सामाजिक और आर्थिक तबका था, जो प्रतिष्ठित लोग थे, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, वही उस पर उनका कब्जा था पूरी तरीके से, है ना। और जो नीचे के लोग थे उनके पास कोई राइट नहीं था। धीरे धीरे कैसे चीजें परिस्थितियां बदली और वहां पर विद्रोह हुआ, वहां क्रांति हुई, विचारों में परिवर्तन आया और मध्यम वर्गीय परिवार का जन्म हुआ। और मध्यम वर्गीय परिवार ने ही उनको सारे अधिकार दिलाए जो नीचे के लोग थे, जो नीचे तबके के लोग थे, जो परिश्रम करते थे, लेकिन उसका फायदा किसको होता था? कुलीन वर्ग को होता था। और धीरे धीरे जब ये समाज में सुधार देखा जाने लगा तो वो जो सामाजिक सुधार का, समाजवाद का कॉन्सेप्ट था, वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलना शुरू हो गया, है ना। तो जहां पर एक तरफ पहले क्या होता था कि राजा राज करते थे और एक डिक्टेटरशिप चलती थी, और वही जो कह दें वही होता था। और उनके बाद क्या होता था, कुछ धनी लोग होते थे, कुछ कुलीन वर्ग होते थे, उनके हाथों में सारी सत्ता या सारा अधिकार होता था, सारे राइट्स उनके पास होते थे। और जो ऐसे क्या होते थे, 1% या ये कह सकते हैं कि 6-7% लोग ऐसे होते थे जिनके हाथ में सब कुछ होता था, और नीचे के जो 99% लोग होते थे वो सिर्फ मेहनत करते थे और उनको उतने अधिकार भी नहीं प्राप्त होते थे, और उनकी मेहनत के फलस्वरूप उन्हें उतना फल भी नहीं मिलता था। ठीक है। तो जब धीरे धीरे मध्यम वर्ग के लोग का जन्म हुआ, मध्यम वर्गीय लोग आए, तो वो क्या थे? बीच के, ना वो कुलीन थे और ना ही बहुत गरीब थे, तो वो बीच के थे। तो उन्होंने समाज में सुधार करने के लिए बहुत सारी चीजों में परिवर्तन लाया। और जब ये चीज वहां वर्क करने लगी, जब धीरे धीरे फ्रांस में ये देखा गया कि क्रांति आई और फिर लोगों की स्थिति सुधरने लगी, तो ये चीज जो है बाकी यूरोप में भी फैलने लगी। तो आज हम पढ़ेंगे यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। ठीक है, रूस में किस तरह से क्रांति आई और किस तरह से परिवर्तन हुआ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूरोप में समाजवाद। वाद होता है एक कॉन्सेप्ट, है ना, जो विचारधारा दी गई, वो कई लोगों के द्वारा उसको समर्थन मिला, वो विचारधारा बहुत दिनों तक चली, बहुत लोगों ने उसको फॉलो किया, तो वो विचारधारा वाद बन जाती है। ठीक है। समाजवाद से आपको पता चल ही रहा है कि समाज से रिलेटेड कोई वाद है, कोई थ्योरी है जो समाज की पक्षधर है। समाज क्या होता है? कई सारे लोग, कई तरह के लोग जो होते हैं वो एक साथ रहते हैं एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? एक समाज होता है। ठीक है। तो अब हम यहाँ देखेंगे सामाजिक परिवर्तन का युग। सामाजिक परिवर्तन, पहले समाज क्या था कि एक डिक्टेटर होता था, एक राजा होता था, उसके नीचे कुछ रईस लोग होते थे, और फिर उसके बाद बाकी जनता होती थी। बस इस तरह का एक फॉर्मेट था, सामाजिक ढांचा इस तरीके का था। लेकिन फिर क्या हुआ? धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आया। पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर स्टेट्स और श्रेणियों में बटा हुआ था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। ठीक है, या तो कुलीन वर्ग का शासन था या तो चर्च का नियंत्रण था। लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया, और भी बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया। मगर यूरोप में भी सभी लोग अमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। अब देखिए, समाज में परिवर्तन तो चाहते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अमूल समाज परिवर्तन के, मतलब पूरी तरह से समाज का ढांचा बदल जाए, ऐसा नहीं चाहते थे। हर आदमी अपने अपने फायदे के अनुसार ही परिवर्तन चाहता था। वो हर इंसान ये चाहता था कि मतलब परिवर्तन तो हो, ठीक है, लेकिन मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। जहां तक मेरा फायदा हो रहा है वहां तक परिवर्तन ना हो, जहां से मेरा नुकसान हो रहा है परिवर्तन उस लिमिट से हो, है ना। तो इस तरह से कई तरह के लोग हो गए, जैसे कि उदारवादी हो गए, ठीक है, रूढ़िवादी हो गए, और रेडिकल हो गए, जो कि अमूल परिवर्तनवादी थे, जो पूरी तरह से सब चीजों को बदल देना चाहते थे। ठीक, अब हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या वाद आए, क्या क्या थ्योरीज आई, है ना। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वो चाहते थे कि ये बदलाव धीरे धीरे हो।
एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। एक खेमा ये मानता था कि परिवर्तन लाओ लेकिन धीरे धीरे लाओ। हाँ, एक बार की सारी अपनी जो पुरानी परंपराएं हैं वो नहीं छोड़ देनी चाहिए। जैसे आप इसको ऐसे कह सकते हो कि आपके घर में जैसे कुछ जो बूढ़े लोग होते हैं वो लोग क्या है, वो अब एडजस्ट तो कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि जो उनकी मान्यताएं हैं वो भी पूरी तरह से नहीं छोड़ दी जानी चाहिए, है ना। तो वो भी थोड़ी थोड़ी आप वो भी मानो और थोड़ा थोड़ा परिवर्तन। लेकिन जो नए लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि पूरी तरह से सब चीज बदल जानी चाहिए। वो पुरानी जो चीजें हैं वो उनका कोई मतलब नहीं है, उनको छोड़ देना चाहिए और जो नई हमारी सहूलियत की चीजें हैं वो ही होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप अपने जैसे परिवार में देखते हो वैसे ही परिवार की तरह ही समाज भी होता है। तो समाज में भी कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह की विचारधारा के लोग होते हैं, है ना। जैसे रूढ़िवादी हैं, कंजर्वेटिव्स हैं, वो चाहते हैं कि जो पुरानी चीजें हैं वो एज इट इज रहे थे। तो कुछ उदारवादी या अमूल परिवर्तन समाधानों के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था, राजनीति की इन धाराओं में क्या फर्क थे और कौन कौन सी बातें थी जो समान थी। यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक ही नहीं होता है ना। हमेशा जैसी परिस्थितियां होती हैं उस तरह से उन शब्दों की व्याख्या की जाती है या लोग उस तरह से उन शब्दों की व्याख्या करते हैं, अपने हिसाब से डेफिनेशन बनाते हैं। ठीक, इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। ठीक है, रेडिकल पुनर्गठन एक गंभीर प्रयास था। रेडिकल यानी कि पूरी तरह से चीजों को बदल देना चाहिए। जितनी भी रूढ़िवादी, जितनी भी पुरानी चीजें हैं उन्हें बदलकर बिल्कुल से एक नया समाजवाद लाना चाहिए। सारी नई चीजें होनी चाहिए, सारी चीजें पुनर्गठित होनी चाहिए। ठीक, अब हम यहाँ पढ़ेंगे उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी अलग अलग। ठीक, समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह मिले। ठीक है ना। जो उदारवादी हैं वो चाहते हैं भाई सबको सम्मान मिले, सबको जगह मिले, सबकी चीजें मानी जानी चाहिए, है ना। तो अब क्या है, आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक धर्म को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी, ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों को अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। जो उदारवादी समूह थे वो ये नहीं चाहते थे कि कोई एक वंशधारी यानी राजा का बेटा राजा ऐसे ही चलता रहे। ठीक है, उन्हीं वो क्या हो जाते थे, फिर निरंकुश हो जाते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था हम ही बनेंगे राजा, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे ही हाथ में सारी सत्ता आने वाली है, जो मैं कहूंगा वही यहाँ नियम होगा। तो फिर वो अनियंत्रित हो जाता था, वो किसी के दबाव में नहीं रहता था, वो किसी का अच्छा बुरा नहीं सोचता था, वो सिर्फ अपने बारे में। यहाँ कुछ अच्छे राजा भी होते थे लेकिन वो तो फिर उनके कॉन्शियस पे डिपेंड हो जाता है ना। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। पर यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। अब देखो, अब यहाँ पर जो बात की जा रही है वो पूरी तरह से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो डेमोक्रेट की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ डेमोक्रेट की बात नहीं की जा रही। ये चीज ध्यान दीजिए, वो ये चाहते थे कि ऐसा कोई राजा का शासन ना हो। पहली चीज कि कोई एक वंश का लोग ही शासन करे, वो ये भी नहीं चाहते थे। ठीक, यहाँ तो ये तो खत्म हो गया। ठीक, अब या तो क्या होगा, ऑटोक्रेट या डेमोक्रेट। ऑटोक्रेट तो खत्म हो गया, ऑटोक्रेट का कॉन्सेप्ट खत्म। लेकिन वो क्या चाहते थे कि निर्वाचित लोग हों और प्रशिक्षित हों, जो डिजर्व करे वही वहां पर शासन में रहे, और क्या हो, सुप्रशिक्षित न्यायपालिका हो, उसके द्वारा जो कानून बनाया जाए उसके अनुसार शासन कार्य हो। लेकिन ये समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ये तो बता दिया कि जो शासन करे वो प्रशिक्षित हो, निर्वाचित हो, हमारे द्वारा चुने गए हो, लेकिन जो चुनेगा उसमें इन्होंने सबको अधिकार नहीं दिया। उसमें इन्होंने खाली उनको अधिकार दिया जो संपत्तिधारी है। ना इन्होंने महिलाओं को अधिकार दिया, ना इन्होंने ऐसे गरीबों को अधिकार दिया जो सिर्फ अपने कमाने खाने भर का होता था, है ना। इन्होंने सारे अधिकार सिर्फ अपने ही तक रखे। ठीक,
इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। अच्छा, अब इसके विपरीत थे रेडिकल समूह के लोग जो ये चाहते थे जो सरकार बने उसमें पूरे देश की आबादी में जितने भी लोग हैं वो सब लोग वोट डालें और उनके समर्थन में जो आएगा उससे वहां की सरकार बने। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे और जो रेडिकल समूह के लोग थे उन्होंने ही महिलाओं को भी मताधिकार दिलाया। मतलब उनका कहना था कि सबको वोट डालना चाहिए। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। मतलब जो रेडिकल समूह के लोग थे वो इस चीज के विरोधी नहीं थे कि कोई कमा के अपनी संपत्ति बना ले, नहीं। लेकिन जैसे क्या होता था कि 1% लोगों के पास बहुत सारी संपत्ति होती थी, लेकिन 99% मजदूर होते थे, कामगार लोग होते थे, ठीक। तो इस तरह से उनको ये नहीं चाहिए था कि ऐसी संपत्ति का वितरण हो कि 1% लोग हैं जिनके पास 99% है और 99% लोग हैं जिनके पास 1% संपत्ति है। ऐसा नहीं होना चाहिए। संपत्ति का वितरण समान होना चाहिए। जितने भी हमारे पास वो हैं संसाधन है उनका वितरण समान रूप से होना चाहिए। यही समाजवाद का मेन कॉन्सेप्ट था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफी टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। अब क्या हुआ, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके बाद राजनीतिक जो सत्ता में लोग थे, फिर जो सामाजिक लोग थे, उन लोगों को ये लगने लगा कि नहीं, ये चीजें बदली जा सकती, ये डिक्टेटरशिप बदला जा सकता है, ये राजा का शासन बदला जा सकता है, हम ऐसा कर सकते हैं, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, हम अपने जो फायदे की चीजें हैं, जो हमारी सुविधा की चीजें हैं, हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा बना सकते हैं। हम मजदूर हैं तो एक मजदूर वाली ही जिंदगी जिए और फिर वैसे ही मर जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। ऐसा फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोगों को रियलाइज होने लगा, ठीक। अब क्या है, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। औद्योगिक समाज का भी जन्म हुआ। हाँ, उद्योग बढ़े और तकनीकियां आई, ठीक है। ये राजनीतिक रुझान का एक नए युग का द्योतक था। ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का द्योतक था। जो ये राजनीतिक रुझान थे लोगों के, इसने एक नए युग का निर्माण किया, ठीक। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। इस समय में अच्छे फिलोसफर हुए जिन्होंने अच्छी थ्योरीज दी समाज को लेकर, लोगों को लेकर, लोगों की भलाई को लेकर, लोगों के जीवन को लेकर, ठीक है, जिससे पूरे समाज को बदल के रख दिया। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। आपने पढ़ाई है कि जो उद्योग उत्पन्न हुए, जब उद्योग बढ़ने लगे तो क्या हुआ कि जब नई फैक्ट्रियां लगी, उसमें सामान बनने लगे। भाई फैक्ट्री लगेगी तो उसमें काम करने के लिए वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी तो लोग क्या है, सब उसमें जा के काम करने लगेंगे। और जब माल बनेगा तो उसकी सप्लाई के लिए भी तो चाहिए, आपके पास साधन होना चाहिए। उसके लिए क्या है, रेलवे का विकास किया गया। एक जगह से सामान दूसरी जगह समय से पहुंच सके, और समय से पहुंचेगा तभी उसकी जो है डिमांड रहेगी, है ना। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। भाई ज्यादा से ज्यादा लोग अर्निंग करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा कमाई करने के लिए अपने साथ साथ बच्चों को भी ले जाने लगे, औरतों को भी ले जाने लगे। तो सब धीरे धीरे कारखानों में चले गए। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम होती थी। एक तरह से जो काम करने वाले मजदूर थे उनका शोषण किया जाता था, उनसे काम बहुत ज्यादा लिया जाता था लेकिन मजदूरी कम दी जाती थी। अब क्या था, बेरोजगारी आम समस्या थी। वो ऐसा करने पे मजबूर इसलिए थे क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। बेरोजगारी भी बहुत थी, है ना। बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं काम करने के लिए, आप नहीं करोगे तो दूसरा व्यक्ति करेगा। भाई खाए बिना तो कोई नहीं मरेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, लेकिन आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। अच्छा देखिए, जब शहर बहुत तेजी से बसते जा रहे हैं, घनी बस्तियां बसती जा रही हैं, लोग जहां फैक्ट्री है वहीं पर जा रहे हैं भाग के काम करने के लिए। जैसे आप अपने कंट्री में देखिए, जो मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है वो कैसा एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है ना। जैसे बॉम्बे है, दिल्ली है, वहां पर क्या है, बहुत सारे लोग जाते हैं, वहां रहते हैं, वहां काम करते हैं। कलकत्ता है, बहुत ज्यादा डेंस है,
क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर काम की बहुत सारी संभावनाएं हैं, तो लोग ज्यादा से ज्यादा वहां पर जाते हैं काम करने। अब जब ऐसी जगह पर, जब एक ही कम जगह पर बहुत सारे लोग रहेंगे तो क्या हो जाएगा? गंदगी हो जाएगी, लोगों के रहने की जगह, साफ सफाई का काम ठीक से नहीं हो पाएगा। ठीक है। उदारवादी और रेडिकल दोनों इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। अब उदारवादी और रेडिकल जो थे वो इस समस्या का हल निकालने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे जो मजदूर हैं उनका जीवन स्तर सुधारा जा सके, उनको अच्छी सुविधाएं दी जा सके। क्योंकि भाई उनके जो अगर मजदूर अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो वो अच्छे तरीके से अपना आउटपुट दे पाएंगे, और वो जितना अच्छा आउटपुट दे पाएंगे, जितनी अच्छी तरीके से वो काम कर पाएंगे, उतना ही उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। और उनकी प्रोडक्टिविटी ही तो मेन है, उसी से तो उनको प्रॉफिट आना है। तो बेस क्या है? बेस वो मजदूर हैं, वो जितना अच्छा काम करके देंगे उतनी ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी, है ना। इसलिए वो चाह रहे थे कि वो जितनी भी वर्कर्स की समस्याएं हैं उनका कुछ न कुछ हल निकाला जाए। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। जितने भी उद्योग थे वो प्राइवेट कंपनीज ही वो चला रही थी उनको। ठीक है, एक तरह से आप ये समझ सकते हो। मतलब कोई ना कोई एक इंसान था जो अपनी कंपनी चलाता था, गवर्नमेंट नहीं। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसाय के जरिए ही धन दौलत इकट्ठा की थी। इसलिए वो चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, और उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे, है ना। जैसे उनको ये लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे, जिससे कि उनको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है ना। और जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकार जो होते हैं कि अगर कोई किसी परिवार में पैदा हुआ है तो वो वही काम करेगा, अगर कोई बढ़ई है तो बढ़ई का ही काम करेगा, कोई जो है जिस धंधे से रिलेटेड है वो वही। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर जो स्किल हो, जो इंटरेस्ट हो, उसे वो काम मिलना चाहिए। ठीक है। व्यक्तिगत प्रयास और श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। क्योंकि वो अपना भविष्य इसी विचारधारा के साथ ही देख पाते थे। वो जानते थे कि अगर हमारा जो हम मेहनती लोग हैं, अगर हमारा कोई सपोर्ट करेगा तो यही लोग करेंगे, रूढ़िवादी तो करेंगे नहीं, वो तो खाली शोषण करेंगे, क्योंकि उनका तो यही मानना है कि हम राजा हैं और हमारे नीचे कर्मचारी होने चाहिए। लेकिन इन लोगों का मानना था कि अगर मजदूर अच्छे होंगे, मजदूर स्वस्थ होंगे, तो हमारा आउटपुट अच्छा आएगा। इसका मतलब कि वो जो लोग थे, उदारवादी लोग थे, जो रेडिकल लोग थे, वो ये मजदूरों के बारे में भी सोचते थे। इसीलिए जो मजदूर थे, जो गरीब लोग थे, उनका झुकाव किनकी तरफ होने लगा? रेडिकल और उदारवादी लोगों की तरफ होने लगा। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्तापलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेज़िनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश की थी। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे। अब यूरोप में समाजवाद का आना। अब क्या है, जब समाजवाद की विचारधारा बहुत बलवान हो गई, समाज में लोगों को ये बताया जाने लगा कि जो संपत्ति हो वो सब में डिस्ट्रीब्यूट की जाए, जो संसाधन हो वो सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और जो मजदूर हो उनका ख्याल रखा जाए, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए, उनका जीवन स्तर बढ़ाया जाए। तो ये बातें तो लोगों को अच्छी लगने लगी। उनको लगा कि हमारे भले की बातें हैं। तो इस धारणा को बहुत सारे लोगों का समर्थन मिलने लगा। उस वजह से यूरोप में समाजवाद आने लगा। तो वो अब हम पढ़ेंगे कि यूरोप में समाजवाद कैसे आया। समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी, जिसने समाज का पुनर्गठन किया। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद का एक जाना पहचाना विचार था।
उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे कि किसी एक के पास संपत्ति हो और बाकी सब उसकी गुलामी करें, नौकरी करें। यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या ये है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वो उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे कि इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया, क्योंकि समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? अच्छा देखिए, क्या था कि जो समाजवादी थे वो ये मानते थे कि सारी समस्याओं की जड़ क्या है कि जो संपत्ति है वो किसी एक के अधीन है। अगर ये जो है सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो, सभी के पास समान अधिकार हो, सभी के पास समान संपत्ति हो, संसाधन हो, तो लोग ज्यादा अच्छे से समाज को ज्यादा अच्छे से डेवलप कर सकता है ना। क्योंकि जब एक के पास होता है तो बहुत सारे कर्मचारी उसके यहाँ, एक की फैक्ट्री है, बहुत सारे कर्मचारी तो उसके यहाँ काम तो करते हैं, लेकिन जो फैक्ट्री का मालिक होता है वो सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। वो ये चाहता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकती है। तो इसकी वजह से वो जो अपने मजदूर है उनका शोषण करने लगता है, उनसे ज्यादा काम लेने लगता है और उन्हें कम पैसा देने लगता है। जितना कम पैसा में जितना ज्यादा काम लेगा उसका प्रॉफिट उतना ही ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये सबसे ज्यादा बड़ी समस्या थी कि संपत्ति का अधिकार सिर्फ एक व्यक्ति के ही पास नहीं होना चाहिए, उसे सभी लोगों के पास समान अधिकार होना चाहिए। समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन 1771 से 1858 ने इंडियाना यानी अमेरिका में नया समन्वय न्यू हार्मोनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहल कदमी से कुछ बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वो चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लांक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य के द्वारा किए गए काम के हिसाब से बांट लेते थे। अब यहाँ आप एक ही चीज समझिए, दो चीजें होती हैं किसी भी कंट्री में या कहीं भी किसी भी समाज में चलने की। एक होती है कैपिटलिज्म, ठीक है, और एक ये जो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है समाजवाद। तो इसमें क्या होता है, जो पूंजीवाद होता है, कैपिटलिज्म जो होता है, उसमें क्या होता है कि कोई एक ओनर है, वो उसकी पूरी कंपनी है, पूरी फैक्ट्री है, वो अपने यहाँ जैसे चाहेगा वैसे रूल बनाएगा, क्योंकि वो ओनर है, वो मालिक है, उसने पैसे लगाए हैं, उसके पैसे हैं, तो वो जैसे चाहेगा नियम बनाएगा, जैसे चाहेगा वैसे काम लेगा। और जो मजदूर है उसका सिर्फ और सिर्फ इतना कंट्रीब्यूशन होता है कि वो बनाए गए नियमों के आधार पे काम करता रहे। एक रोबोट की तरह उसे बता दिया जाता है कि ऐसे ऐसे आपको ये करके देना है, वो उतना दे देता है। उसकी सैलरी फिक्स होती है, ठीक, कि आपको इतना ही पैसा मिलेगा, चाहे कंपनी को जितना भी ज्यादा प्रॉफिट हो, चाहे कंपनी बहुत अच्छा काम करे। हाँ, अब इसका उल्टा क्या है, अगर कंपनी को लॉस होता है तो वो निकाल जरूर देते हैं, वेजेस जरूर काट लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, देखो जो प्राइवेट कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, मजदूरों के काम करने की वजह से हो रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो, बहुत कंपनी ग्रो कर रही, फिर भी उनका वेजेस क्या है, फिक्स है। वो उसका लाभ जो काम कर रहा है, असल में जो मेहनत कर रहा है, उसको नहीं मिलता है, ठीक है। इसी की वजह से ये शोषण बढ़ता जाता है पूंजीवाद में। लेकिन इन्होंने क्या कहा, समाजवाद में ऐसा ये इन्होंने क्या बनाया, सामूहिक उद्यम यानी कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव में क्या है, सभी लोग मिलके काम करेंगे, सभी लोग मिलके उसको कंपनी को आगे बढ़ाएंगे, और जो प्रॉफिट होता था वो सभी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, सबको बराबर ही बांट दिया जाता था, इसका जैसा काम होता था। तो ये जो ये सामूहिक उद्यम आया, ये कुछ लोग समूह मिलकर ऐसा करने लगे। लेकिन कुछ लोगों के ऐसा करने से ये इतना ग्रो नहीं कर पाएगा। वो लोग चाहते थे कि सरकार भी इसमें अपना हाथ लगाए, सरकार भी इस चीज को प्रमोट करे। कार्ल मार्क्स जो थे बहुत बड़े दार्शनिक थे, उनका बहुत ही बड़े विचारक थे, ठीक है। उन्होंने समाजवाद की विचारधारा को बहुत अच्छे से फैलाया। अच्छा, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स ने इस दिशा में कई नए
तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे, तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। जो कार्ल मार्क्स थे वो ये कहते थे कि मजदूरों की संख्या तो ज्यादा होती है और पूंजीपति तो लिमिटेड होते हैं, तो वो ये कहते थे कि तुम लोग शोषण अपना क्यों करवा रहे हो? अगर तुम लोग चाहो तो अपनी स्थिति सुधार सकते हो। इसके लिए तुम्हें ये पूंजीपतियों का जो पूरा वर्ग है उसको उखाड़ फेंकना चाहिए, क्योंकि मेहनत तो तुम ही कर रहे हो। और उनका ये मानना था कि आने वाला जो समाज होगा वो ये कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी समाज ही होगा। समाजवाद के लिए समर्थन। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनावों में वो पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया गया था, लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकल का ही दबदबा बना रहा। मतलब समाजवाद को समर्थन देने के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग पार्टी बनी। संगठन, हर तरह के संगठन ने अपने आप को बहुत मजबूती बनाई, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई, लेकिन वो अपनी सरकार नहीं बना पाए, है ना। वो अपने सरकार में उनके लोग तो होते थे जो दबाव बनाते थे, वो दबाव बनाने भर की उन्होंने अपनी संगठन बना ली थी। दबाव बना के वो अपने लिए नए नए नियम और मताधिकार और सारी चीजें, अधिकार अपने लिए लड़ते थे, पाते थे, लेकिन उन्होंने वो अपनी सरकार नहीं बना पाए। और मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकल का ही दबदबा बना रहा। अंत तक सरकार में रूढ़िवादी, उदारवादी ही रहे, क्योंकि ये हमेशा डोमिनेंट रहे हैं, हमेशा ऊपर रहे हैं। ये तो ऊपर से नीचे लाना बहुत मुश्किल होता है और नीचे से ऊपर वहां सत्ता तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल। लेकिन फिर भी जो उदारवादी थे, जो समाजवादी थे, उन्होंने अपनी विचारधारा को प्रमोट किया, लोगों तक पहुंचाया, लोगों को जागरूक किया और लोगों ने उसका समर्थन भी किया। सिर्फ एक देश ही नहीं, कई देशों में, आपने जर्मनी में पढ़ा, इंग्लैंड में पढ़ा, ब्रिटेन में पढ़ा, हर जगह, है ना। और हर जगह लोगों ने इस समाजवाद की धारणा को सपोर्ट भी किया। आप आज भी देख रहे हैं, अभी भी आप देखिए, कुछ कंपनी प्राइवेट होती है लेकिन कुछ गवर्नमेंट भी चलाती है। वो इसी चीज की निशानी है कि पूरी तरह से पूंजीवाद भी नहीं होना चाहिए और समाजवाद भी पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता व्यवहारिक तौर पे। बिना किसी एक अथॉरिटी के समाज नहीं चल सकता। हर किसी के हाथ में आप दे दोगे तो कैसे लोग एक दूसरे के, हर कोई इक्वल होगा तो फिर कोई किसी की बात कैसे क्यों मानेगा, है ना। तो ये सारी चीजें व्यवहारिक तौर पे कोई एक चीज पूरी तरह से लागू नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी समाजवाद के आने से समाज में बहुत ज्यादा परिवर्तन आए, शोषण खत्म हुआ और लोगों को अधिकार मिले, लोगों का जीवन स्तर सुधरा और इस तरह से पूरे यूरोप में धीरे धीरे क्रांति हुई और एक डिक्टेटरशिप खत्म होकर जो सामाजिक लोग थे, जो निचले तबके के लोग थे, वो भी ऊपर उठ के आए, मध्यम वर्ग बना और समाज, लोगों के जीवन का स्तर भी बेहतर होता चला गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।